तालिबान ने अपने इस नए शासन का नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रखा है, IEA। अब अफगानिस्तान का नया नाम हो जाएगा। आज जब अफगानिस्तान इतने बड़े संकट में है, तब संयुक्त राष्ट्र इस समय क्या है? पूरी दुनिया इस समय संयुक्त राष्ट्र को ढूंढ रही है। और आपको भी जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र है कहां। ये पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों की आजादी के लिए काम करता है। इस समय दुनिया के 12 देशों में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्सेस मौजूद हैं और इनमें संयुक्त राष्ट्र की एक पीस कीपिंग फोर्स कश्मीर में भी काम कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अफगानिस्तान में मानव अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कोई मिशन नहीं है। इसे आप इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के चरित्र को आप आज इससे समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नजर दुनिया के हर जगह है। नक्शे पर आप देख सकते हैं, कश्मीर पर भी उनकी नजर है और कश्मीर पर बयान भी देते रहते हैं और यहां पर उनकी एक टीम भी है। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर वो बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है। इसी तरह मलाला यूसुफजई भी बिल्कुल सक्रिय नहीं है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था तालिबान के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। उन्होंने स्कूलों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। इसके लिए तालिबान के आतंकवादियों ने गोली मारी थी। लेकिन आज मलाला अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर सक्रिय नहीं है। उन्होंने केवल एक बयान जारी करके महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई है और एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, क्योंकि अब उन्हें नोबेल पुरस्कार तो मिल ही चुका है। यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में शरण भी मिल चुकी है, पैसा भी बहुत आ गया है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, तो अब ये सब करने का क्या फायदा? इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर टूल किट जारी करने वाली और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के पास भी अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए कोई टूल किट नहीं है। ये वो तमाम लोग हैं जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात करते हैं। इन्हें भारत के किसानों पर तो तुरंत बयान देना याद आ जाता है। कश्मीर पर ये लगातार बयान देते हैं। भारत में मानव अधिकारों को लेकर क्या क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, कैसे भारत के लोग सुरक्षित हो रहे हैं, इन सब पर इनके बयान आते हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर बिल्कुल चुप है। इनका रुख वैसा नहीं है जैसा भारत या दूसरे देशों को लेकर होता है। इसलिए आपको ये डबल स्टैंडर्ड्स भी समझने होंगे। ये सारे डबल स्टैंडर्ड्स पश्चिम के हैं। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद सभी डिप्लोमेट्स, दूतावास, कॉन्सुलेट्स और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो तालिबान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बड़े शरीफ हो चुके हैं और वो किसी से कोई भी बैर नहीं रखेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उनके DNA में क्या है, पूरी दुनिया जानती है। दुनिया बार बार ये देख चुकी है और वो यहाँ शरिया कानून लाना चाहते हैं। महिलाओं पर अत्याचार करेंगे, बच्चों पर अत्याचार करेंगे और वहाँ पर शरिया कानून तो ऐसा है कि अगर महिला का अगर एक पैर का एक हिस्सा भी अगर दिख गया, एक अंगूठा भी दिख गया, एक उंगली भी दिख गई, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी यह साफ नहीं कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाता है तो उसे कौन कौन से देश मान्यता देंगे। लेकिन पाकिस्तान, चीन, टर्की और रशिया ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करेंगे। ये एक इशारा है दुनिया के लिए कि दुनिया भर के दूतावास बंद हो रहे हों, लोग भाग रहे हों, लेकिन इन देशों के लोग नहीं जाएंगे। इसका मतलब इन देशों के लोग वहां सुरक्षित हैं और इसका मतलब ये कि इन देशों के साथ उनकी डील हो चुकी है। तालिबान ने 1996 में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी और उसकी सरकार को, जैसा हम आपको बता चुके हैं, तब पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे पहले मान्यता दी थी। इन 3 लोगों ने। इसके अलावा दुनिया के किसी भी दूसरे देश ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। लेकिन इस बार स्थितियां बदल सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, यानी जिसे आप OIC कहते हैं, उसमें 57 देश हैं और यह दुनिया में इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन ने फिलहाल अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान से संघर्ष विराम के लिए कहा है। हालांकि इसी संगठन में शामिल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है, यानी तालिबान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा इमरान खान का मानना है। कतर भी इस संगठन का हिस्सा है और वो देश है जिसने तालिबान और अमेरिका को बातचीत के लिए अपनी जमीन पर बुलाया था। कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान के नेता दूसरे देशों के नेताओं से मिलते हैं। दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है, जबकि रशिया का कहना है कि वो तालिबान को मान्यता देने पर विचार कर सकता है। अफगानिस्तान में लिथियम बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। आप सोचिए कि अफगानिस्तान में सब क्यों जाना चाहते हैं।
लिथियम से ही आपके मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनती है। चीन अपने यहाँ आने वाले दिनों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बनाना चाहता है और पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई करना चाहता है। इसलिए चीन की नजर अफगानिस्तान के लिथियम पर है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए है। पहला जो युद्ध था वो पहले तेल के लिए युद्ध हुआ करते थे, लेकिन अब हो सकता है कि लिथियम के लिए दुनिया के देश आपस में लड़ें, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान में हो चुकी है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान, चीन, रशिया और कतर एक नए मोर्चे का निर्माण कर सकते हैं। ये अब दुनिया का एक नया मोर्चा है जिसमें टर्की जैसे देशों की भूमिका हो सकती है, क्योंकि टर्की के संबंध पाकिस्तान से अच्छे हैं और पाकिस्तान और तालिबान के संबंधों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। और इस सब के पीछे पाकिस्तान का धोखा जिम्मेदार है। तालिबान से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के नाम पर अमेरिका को खूब ठगा। पाकिस्तान अमेरिका से पैसे भी लेता रहा और तालिबानियों को और आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देता रहा। उसने उसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को अपने देश में छिपाकर भी रखा और अमेरिका से पैसा भी लेता रहा। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 2002 से 2017 तक अमेरिका को आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर बहुत बेवकूफ बनाया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक दी थी और 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 15,000 करोड़ रुपए देने थे, जिस पर रोक लगा दी गई। अब तालिबान के नेता दावा कर रहे हैं कि वो पहले की तरह क्रूर तरीके से सरकार नहीं चलाएंगे, वो बदल गए हैं, अब वो सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन सच ये है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया है। चोरी करने वालों के हाथ पांव काटने का ऐलान किया जा रहा है। कई जगहों पर महिलाओं के अकेले घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। हिजाब और बुर्के को अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं से कहा गया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके शरीर का एक भी हिस्सा दिखाई न दे। इस्लाम के शरिया कानून में अपराधियों को कोड़े मारने, उनके हाथ पैर काट देने और गंभीर अपराध के मामले में उन्हें हत्या कर देने का उनका प्रावधान है। इसी तरह महिलाओं को कह दिया गया है कि अब वो बाहर जाकर काम नहीं कर पाएंगी। इसीलिए वहां की महिलाएं डरी हुई हैं। और हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि तालिबान ने पहले ही अफगानिस्तान में 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं और लड़कियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है और अब वो इन महिलाओं की जबरदस्ती अपने लड़ाकों और आतंकवादियों के साथ शादी करवाएंगे। इसलिए वहां की महिलाएं और भी डरी हुई हैं। शरिया कानून कुरान और इस्लाम के दूसरे धार्मिक ग्रंथों और फतवों पर आधारित कानून है और पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां रहने वाले मुसलमान चाहते हैं कि उनके देश में भी शरिया कानून लागू हो। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान ऐसा चाहते हैं, उसका एक आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। सबसे खराब स्थिति दक्षिण एशिया की है, जहां बांग्लादेश के 82%, पाकिस्तान के 84% और सोचिए इसी अफगानिस्तान के 99% लोग ये चाहते हैं कि उनके देश में शरिया लागू हो जाए। इस रिसर्च के मुताबिक भारत के भी 74% मुसलमान चाहते हैं कि सामान्य अदालतों के साथ साथ देश में शरिया अदालतें होनी चाहिए। सोचिए भारत के मुसलमानों में भी 74% शरिया कानून चाहते हैं और अफगानिस्तान के 99%। और आज वही अफगानिस्तान के लोग आज उसी अफगानिस्तान को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, यह सोचकर कि वहां शरिया कानून लागू हो जाएगा, यह सोचकर कि शरिया के सबसे बड़े समर्थक इस समय शासन में आने वाले हैं। तो फिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं? वैसे ये स्थिति अचानक नहीं आई है, इसकी जड़ में भारत का इतिहास और 1947 में धर्म के आधार पर हुआ बंटवारा है। आज भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ शरिया का बल्कि तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की एक चैट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसमें देश का ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है कि हमें तालिबान से सीखना चाहिए कि आज़ादी कैसे हासिल की जाती है। ये बातचीत चल रही है और बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि हम आपको बधाई दे दें कि कैसे अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन आ गया है और हमें तालिबान से सीखना चाहिए। हमारे देश में बातचीत हो रही है, हमारे देश में चैट चल रही है। वैसे अगर इन लोगों को शरिया और तालिबान इतना ही पसंद है तो ये लोग अफगानिस्तान जा सकते हैं, लेकिन भारत के जो हिंदू और सिख वहां फंसे हुए हैं वो किसी भी हालत में वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। अब देखिए
एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी 1500 सिख हैं और हिंदू फंसे हुए हैं, 1500, और भारत की सरकार ने वहां से निकालने के लिए कोशिशें की हैं। काबुल में भारत के दूतावास में भी भारत के करीब 200 नागरिक फंसे हुए हैं और इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत अपने विमान वहां भेजना चाहता है। फिलहाल काबुल के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और किसी भी देश का विमान काबुल के ऊपर उड़ान नहीं भर सकता। कल भारत ने एयर इंडिया का एक विमान काबुल भेजा था, जिसके जरिए 129 लोगों को यहां लाया गया। इसमें भारतीय नागरिकों समेत अफगानिस्तान के 2 सांसद और वहां के राष्ट्रपति के सलाहकार भी मौजूद थे। तो यहां आप देखेंगे, ये हमने एयर स्पेस की एक तस्वीर आपके सामने निकाली है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के ऊपर आपको एक भी हवाई जहाज या हवाई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये जो आप एयर स्पेस देख रहे हैं इस समय, ये लाइव है। ये डेटा जो आप देख रहे हैं ये इस समय लाइव है। आज आपको नक्शे के जरिए अफगानिस्तान को भी थोड़ा और करीब से समझना चाहिए। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं और 421 जिले हैं। अफगानिस्तान 6,52,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी क्षेत्रफल के मामले में यह ब्रिटेन से दुगना बड़ा है। अफगानिस्तान को एशिया का हार्ट कहा जाता है, लेकिन आज कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों की वजह से यह हार्ट फेल होने की कगार पर है। अफगानिस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है। अकेले कांधार में 81% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अफगानिस्तान में साक्षरता की कमी है। केवल 30% महिलाएं लिख पढ़ सकती हैं, जबकि सिर्फ 55% पुरुष पढ़ाई लिखाई जानते हैं। अफगानिस्तान में बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहां का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। तो यह अफगानिस्तान आपके लिए है। अफगानिस्तान में आने वाला समय जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और अफगानिस्तान की एबीसी समझने के लिए इस समय आप जी न्यूज पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में, हफ्तों में या महीनों में आप जी न्यूज पर अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कवरेज देख पाएंगे, सबसे बड़ा विश्लेषण देख पाएंगे। और हम आपके सामने सिर्फ कवरेज और विश्लेषण नहीं, आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। कौन सा देश इस समय क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, चाइना क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, पाकिस्तान क्या पॉलिटिक्स कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय पूरी दुनिया को ध्यान से समझना चाहिए कि अमेरिका कैसे डबल स्टैंडर्ड्स वाला देश है। और आज जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपना काम पूरा करके वहां से चोरों की तरह निकल गया। इसलिए अगर इससे कोई बड़ी सीख है तो वो ये कि दुनिया के देशों को आज एक बार फिर अफगानिस्तान के इन मासूम लोगों को बचाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, मानवता के नाम पर इनकी मदद करना चाहिए। खासतौर पर वो देश जो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सारे कार्यकर्ता तो इकट्ठे हो ही सकते हैं जो अपने आप को मानव अधिकारों के कार्यकर्ता कहते हैं। और साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका की सेना सर्वश्रेष्ठ है, अमेरिका का पूरा सिस्टम, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी बहुत बढ़िया हैं, तो इस गलतफहमी से भी निकल जाइए, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में न सिर्फ मार खाई है, बल्कि अफगानिस्तान से वो कायरों की तरह विजयी होकर नहीं, कायरों की तरह वो लोग यहां से भागे हैं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत क्रिटिकल रहेंगे। और आप एक एक पल की जो खबर है वो जी न्यूज पर सुबह से लेकर शाम तक अफगानिस्तान के बारे में देख पाएंगे। अब आज का प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।